नमस्कार, मैं वंदना माथुर से आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज अपन मेकियावली अपने युग का शिशु था इसका अध्ययन करेंगे। मेकियावली को युग का शिशु क्यों कहा जाता है? इसके निम्नलिखित पॉइंट है: शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, राष्ट्रीयता की भावना, पुनर्जागरण, धर्म और नैतिकता, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। डनिंग के शब्दों में यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस फासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मेकियावली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मेकियावली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप से देखा, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत करे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: प्रिंस, डिस्कोर्सेस, युद्ध कला, द आर्ट ऑफ वार। अब हम उन्हें मेकियावली को अपने युग का शिशु कहा जाता है संबंध में निम्नलिखित अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, जिसके अंतर्गत हम क्या बताएंगे कि 16वीं सदी तक चर तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतः समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप ने कौंसिल आंदोलन की प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का अंत कर दिया था। निरंकुश इंग्लैंड में हेनरी VII, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में ये युग सबल राजतंत्र का युग था। मेकियावली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। उसने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। दूसरा पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रीयता की भावना, जिसके कारण उसको युग का शिशु कहा जाता है। इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी। वे अपने आप को दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण में नेपल्स का राज्य था, मध्य इटली में रोमन चर्च प्रदेश, मिलान की डची, वेनिस और फ्लोरेंस के गणराज्य थे। ये राज्य परस्पर युद्ध लड़ते रहते थे। पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे। वे कभी फ्रांस और कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। मेकियावली एक उच्च देशभक्त था और इस संबंध में फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। अतः फ्रांस की भांति शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए मेडिचो घराने के गुइलियानो से आशा प्रकट की है कि वे इटली का एकीकरण करें और मूसा की तरह उसे विदेशी बर्बरों की दास्तां से मुक्त करे। मेकियावली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत थे। तो उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो उन्हें मेकियावली को अपने युग का शिशु कहलाते हैं। मेकियावली। तीसरा हमारा आता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग की आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान तथा रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी तथा राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था।
पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया था और उसका स्थान बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। इस काल में व्यापार और छापा खाने की कला, यातायात के साधनों के विकास ने नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया था। सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त स्वतंत्र बौद्धिक भ्रमण इस युग की विशेषता थी। फ्लोरेंस इस नवीन संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली पूर्ण रूप से एक फ्लोरेंस निवासी। अतः उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके और राज्य के सिद्धांतों के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण की धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसीलिए उन्हें युग का शिशु कहा जाता है। चौथा हमारा आता है धर्म और नैतिकता। कि मैकियावेली पर अपने समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसने राजा को क्या सलाह दी है कि राज्य को अस्तित्व बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए। मैकियावेली ने नरेश को छल बल से राज्य तथा अपने शासन की रक्षा करने की खुलकर सलाह दी है। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। अतः मैकियावेली भी इटली को पोप के प्रभाव तथा नैतिक बंधनों से मुक्त कर एक राज्य के रूप में देखना चाहता था। उसने अपने समय में चर्च के जिस भ्रष्ट रूप को देखा था, इसीलिए वो लिखता है कि हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। चर्च के हम एक और बात के लिए ऋणी हैं और यही बात हमारे लिए विध्वंस का कारण है। चर्च ने हमारे देश को विभाजित रखा है और अब भी वह ऐसा कर रहा है। तो मैकियावेली ने राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी साधन अपनाने के सुझाव दिए हैं। वो कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव ही आदरणीय ही समझे जाएंगे और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। उपयुक्त मैकियावेली क्या लिखता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को भी तत्पर रहना चाहिए। छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़े को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मैकियावेली क्या कहता है, न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही स्वावलंबी रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। तो उसने राजनीति का नैतिकता और धर्म से जो पृथक्करण किया है, इसलिए भी उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली का क्या विचार था कि मानव स्वभाव से स्वार्थी है, घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत क्या है, घोर स्वार्थवादी होता है। मैकियावेली क्या मानता है कि मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। एक जगह तो क्या लिखता है कि मानव अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इस प्रकार मैकियावेली क्या मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती है और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं को पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा क्या होती है, संपत्ति। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, भय। यानी मैकियावेली क्या मानता है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। अतः वे तभी तक राजा को प्रजा वसल में भी नहीं, वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। जब तक लोग राजा से डरेंगे
तभी तक वे उनसे प्रेम करेंगे और उनके प्रति सम्मान रखेंगे। यानी निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि डनिंग की जो कोटेशन है या उन्होंने जो बताया है कि ये प्रतिभा संपन्न प्रोदानसी वास्तव में अपने युग का शिशु था। W.T. जॉन्स ने भी क्या कहा है कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। थैंक्स।